हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से आज ओबीजी नर्सिंग का एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है फैमिली डायनेमिक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद जो फैमिली डायनेमिक यानी कि जो फैमिली में चेंजेस आती है, वो कौन कौन सी चेंजेस होती है और पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने बेबी को सपोर्ट करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट कैसे केयर प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारा चीज़ इसमें आता है कि आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद जो चाइल्ड है उसका केयर कैसे किया जाता है फैमिली में। जो सिबलिंग्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो सब में क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के लिए उनके माइंड में क्या रिलेशन होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी टॉपिक, फैमिली डायनेमिक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक, ये जो है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर वालों के लिए जो उनका सिलेबस है उसमें 5 यूनिट में ओबीजी का जो सब्जेक्ट है उसमें है सिलेबस में, और जो जीएनएम नर्सिंग वाले हैं उनके लिए भी है ये। फिर अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का, सारे टॉपिक्स का वीडियो बनते हैं। और अगर आपको कोई अलग से टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और नेक्स्ट बात और कि आपको सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा होगा कि आपको जो है जितने वैकेंसीज़ हैं ऑल इंडिया में, या ऑल इंडिया में जितने वैकेंसीज़ है नर्सिंग स्टाफ नर्स का, सीएचओ नर्स का और नर्सिंग ऑफिसर का, और जितने भी नर्सिंग पोस्ट है, मेडिकल पोस्ट है, सारे जो ऑल इंडिया में सभी स्टेट के जो वैकेंसीज आते हैं, न्यू नोटिफिकेशन न्यूज़ आते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वो सारा चीज़ मैं इस चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। खास करके नर्सिंग वालों के लिए ही, नर्सिंग का ही वैकेंसी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप नर्सिंग वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नॉर्मल परप्यूरम का क्लास चाहिए तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मैं जो बता रही हूँ वो देखें तो ये थ्योरी एग्ज़ाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको जानना है। थ्योरी में कभी कभार आ जाता है, एकदम इम्पॉर्टेंट आएगा ऐसा टाइप वाला ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सिर्फ समझना आप लोग, बहुत ही इजी है और सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, बस इसको थोड़ा टर्म में समझना है अपने को। तो यहाँ पे देखते हैं कि फैमिली डायनेमिक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कि चाइल्ड के बर्थ के बाद फैमिली डायनेमिक यानी क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस, डायनेमिक मीन्स चेंजेस, और फैमिली मीन्स जो फैमिली होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द बर्थ ऑफ चाइल्ड पोजेज अ फंडामेंटल चैलेंज टू द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। ठीक है, जो बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ, वो एक फंडामेंटल चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, किसके लिए, फैमिली के लिए। ठीक है, बिकमिंग अ पेरेंट्स क्रिएट अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट रिक्वायर्स बिहेवियर दैट प्रमोट द ट्रांजिशन टू पेरेंटहुड। ठीक है, और इस टाइम में आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो कि पेरेंट्स होते हैं वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंटहुड में। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंटहुड में ट्रांसफ़र होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि चाइल्ड जो उन्होंने बियर किया है, ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ हुआ है उसकी केयरिंग के लिए, ठीक, ये सारी चीज़ के लिए उनको पेरेंटहुड में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। फिर देखते हैं, पेरेंट्स मस्ट एक्सप्लोर देयर रिलेशनशिप विद द इन्फेंट एज वेल एज रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन देमसेल्फ। और पेरेंट्स क्या करती हैं कि अपना रिलेशनशिप इन्फेंट के साथ में डिफाइन करती है, एडजस्टमेंट और उनके लिए जो है रिलेशनशिप मेंटेन करती है। फिर देखते हैं, द नर्स हु अंडरस्टैंड द parenting process including adjustment of parents, sibling and grandparents is well prepared to assist family member with the transition to parenthood। जो नर्स का रोल होता है वो यहाँ पे है कि जो पेरेंटिंग प्रोसेस है इन उसमें और क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पेरेंट्स विद बेबी, सिबलिंग्स कैसे एडजस्ट करेंगे जो अदर ब्रदर सिस्टर है वो। फिर देखते हैं और क्या होता है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादी दादा, ठीक है, ये सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सब कैसे एडजस्ट होते हैं बेबी के साथ, वो सारा चीज़ जो है नर्स को एक्सप्लेन करना होता है फैमिली मेम्बर में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ
बेबी, ठीक है। असिस्ट फैमिली मेंबर विद द ट्रांजिशन टू पेरेंटहुड, जब जो बेबी जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्सहुड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तब ये सारा चीज़ जो है एक नर्स को असिस्ट करना होता है फैमिली मेम्बर में। फिर देखते हैं पेरेंटिंग प्रोसेस। पेरेंटिंग प्रोसेस वही होता है कि एक पेरेंट का पेरेंटहुड में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो देखते हैं पेरेंटिंग प्रोसेस। द टास्क, यह एक टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटीट्यूड दैट मेक अ पेरेंटिंग केयर हैव बीन डिजाइंड बाय पोल एज द मदरिंग फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, मदरिंग फंक्शन होता है पेरेंटिंग केयर जो है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन एडल्ट, ये एक प्रोसेस है जिसमें एडल्ट अ मैच्योर केयरिंग कैपेबल सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, जो एडल्ट है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, केयरिंग होता है, कैपेबल होता है, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होता है, ठीक है, एडल्ट। फिर देखते हैं एज्यूम द केयर ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है। एज्यूम द केयर ऑफ एन इन्फेंट एंड इनमेच्योर हेल्पलेस डिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है वो बताया गया है कि जो पेरेंट्स है और जो चाइल्ड के बीच में रिलेशन है वो किस टाइप से होते हैं। जो हमारा पेरेंटिंग प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है इन विच एन एडल्ट और चाइल्ड के बीच में, जिसमें एडल्ट क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, केयरिंग होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, कैपेबल होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होते हैं, ठीक है, अपने ही आप में सफिशिएंट होते हैं। लेकिन एक बेबी सफिशिएंट होता है क्या, वो तो डिपेंड ही रहता है ना किसी के ऊपर, उनको केयर की नीड्स होती है। तो यही रिलेशन है बेबी और पेरेंट्स या एडल्ट और इन्फेंट के बीच में, ठीक। तो यही है पेरेंटिंग प्रोसेस। फिर देखते हैं अपन लोग, हाँ यहाँ पे देखिए, स्टील एंड पोर्क डिस्क्राइब पेरेंटिंग एज वन प्रोसेस विथ टू कंपोनेंट। इसके जो पेरेंटिंग प्रोसेस है उसके दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट बीइंग प्रैक्टिकल और मैकेनिकल इन नेचर इन्वॉल्व कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल, ठीक है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसमें जो है कॉग्निटिव जो स्किल है और मोटर स्किल है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड कंपोनेंट में इमोशनल इन नेचर, और ये इमोशनली होता है इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव और इफेक्टिव स्किल, ठीक। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है यहाँ पेरेंटिंग प्रोसेस का। कौन कौन सा कंपोनेंट, फर्स्ट में है कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल, कंपोनेंट सेकेंड में है कौन सा, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव स्किल। फिर देखते हैं पेरेंटल एक्विटेंस बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, कि किसी पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के लिए कैसा बॉन्डिंग होता है, जो लगाव होता है, ठीक है। अटैचमेंट जो होते हैं वो सारा चीज़ देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग एज डिफाइंड बाय ब्रेस्टोन 1978 डिस्क्राइब द इनिशियल म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन पीपल सच एज बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड एट फर्स्ट मीटिंग। देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो क्या होता है कि एक अट्रैक्शन होता है बिटवीन पीपल सच एज बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, किसके बीच में, जो पेरेंट्स है और चाइल्ड के बीच में एक म्यूचुअल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है आफ्टर, जैसे ही बेबी बर्थ होता है और उनमें एक अट्रैक्शन सी आ जाती है, उसी को ही बोलते हैं बॉन्डिंग। फिर देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लीनियर बीइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, intensifying during the early postpartum period and being constant and consistent on stabilize, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें जो अटैचमेंट है वो एकदम लाइटली या लीनियर होता है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में, और जैसे ही जो डिलीवरी का टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम में जो अटैचमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे। फिर बीइंग कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वंस स्टेबलाइज, और वो जब आ जाते हैं, ठीक है, जो बेबी है, फिर उनके लिए जो अटैचमेंट है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जो अटैचमेंट है प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा कम होता है, फिर जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है अटैचमेंट और बढ़ने लगती है, जैसे ही बेबी आता है फिर उनके लिए जो अटैचमेंट है वो एकदम स्थिर हो जाती है और हमेशा के लिए रह जाती है। तो ये होता है अटैचमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे मम्मी पापा का बेबी के प्रति जो लव होता है, ठीक है, बेबी के लिए जो लव होता है वो फील करते होंगे, देखते होंगे आसपास में। तो फिर देखते हैं लिस्ट 5
प्री कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस अटैचमेंट। कौन कौन से ऐसे प्री कंडीशन हैं जो कि अटैचमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अब पेरेंट्स इमोशनल हेल्थ। पेरेंट्स का फर्स्ट क्या है, पेरेंट्स का इमोशनल हेल्थ जो है किसको अफेक्ट करता है, अटैचमेंट को, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू ट्रस्ट अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना, ये इसमें आ जाता है इमोशनल हेल्थ। कि जैसे बेबी को कोई और पकड़ा है, ठीक है, तो उनका इमोशनली जो है ट्रस्ट होता है वो बेबी के लिए बहुत, जब छोटा होता है तो हर किसी मदर या फादर को टेंशन रहती है ना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि पेरेंट्स का इमोशनल हेल्थ। फिर अ सोशल सपोर्ट सिस्टम इनकम्पासिंग मेट फैमिली एंड फ्रेंड। फिर है अ कंपोनेंट लेवल कम्युनिकेशन ऑफ केयर गिविंग स्किल, उनका कम्युनिकेशन लेवल। फिर पेरेंट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इन्फेंट, ठीक है। फिर पेरेंट्स इन्फेंट फिट इंक्लूडिंग इन्फेंट स्टेट इम्परमेंट सेक्स, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट क्या है कि प्री कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस अटैचमेंट, ये सारे जो कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अटैचमेंट को बढ़ा सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट्स और जो चाइल्ड है, मदर फादर या पूरे होल फैमिली मेम्बर्स, और जो न्यू मेंबर है इन्फेंट बेबी, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है टच। टच tactile sensation is used extensively by parents and other caregivers as means of becoming acquired with newborn। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, और उनको जो सबसे पहले जो टच करती हैं, ठीक है, तो उनके में जो है टेक्टाइल सेंसेशन का जो होना चाहिए वो स्टार्ट हो जाता है। और डिलीवरी होने के बाद जिस बेबी को जो है मदर के जो चेस्ट में जो ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है फ्रॉग लाइक पोजीशन पे, ठीक है। और वो तो केएमसी में किया जाता है, लेकिन जैसे जस्ट डिलीवरी होती है बेबी को मदर के चेस्ट के ऊपर ही रखा जाता है पहले, ताकि उनका जो टेक्टाइल सेंसेशन हो वो पहले मदर से ही अटैचमेंट हो। इसलिए ही बेबी को वहाँ मदर के चेस्ट लेवल पे रखा जाता है टेक्टाइल सेंसेशन के लिए और उनको वार्म प्रोवाइड करने के लिए, दोनों के लिए ही ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखते हैं मैनी मदर रीच आउट फॉर देयर इन्फेंट एज सुन एज दे आर बोर्न एंड कॉर्ड इज कट, दे लिफ्ट देम टू देयर ब्रेस्ट इनफोल्ड इन देयर आर्म एंड पैडल देम, ठीक है। जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके जो आर्म्स होते हैं और ब्रेस्ट इनफोल्ड इन देयर आर्म, ठीक है, एंड क्रेडल देम, इस पोजीशन पे उनको वहाँ पे रखा जाता है। कब रखा जाता है, बेबी के डिलीवर होने के बाद और कॉर्ड कट होने के बाद। फिर वंस चाइल्ड इज क्लोज टू देम बिंग द एक्सप्लोरेशन प्रोसेस इन फिंगर टिप एक्सप्लोरेशन ऑन ऑफ द मोस्ट टच सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी, और उनके जो जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे जो है टच करना चाहिए, और उनकी जो, ठीक, तो ये सारा जो है टच में आ जाएंगे। फिर देखते हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। आई टू आई कॉन्टेक्ट में है कि जो ब्रेस्ट फीड कराती है मदर्स, ठीक है, तो उनको जो है बेबी को आई टू आई कॉन्टेक्ट करके ही ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है, और उसी टाइम ही उनका केयर भी करना चाहिए, ऐसा होता है। फिर देखते हैं इसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट एज न्यू बॉर्न बिकम फंक्शनली एबल टू सस्टेन आई कॉन्टैक्ट, जो एबल होता है न्यू बॉर्न जो है आई कॉन्टैक्ट करने के लिए। पेरेंट्स एंड इन्फेंट स्पेंड मच टाइम गेजिंग एट वन अनदर ऑफ्टन इन फेस टू फेस जो है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए बेबी के साथ इन अ पोर्शन इन विच टू फेसेस आर अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस अपार्ट। न्यूबॉर्न कैन be held close enough to see the parents face, और उनको एक क्लोज में ही रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो पेरेंट्स का फेस है उसको देख सके। लाइट कैन बी डिम सो दैट द चाइल्ड आई विल ओपन, ठीक। फिर देखते हैं वॉइस का। द shared response of parents and infant to one another voice is also remarkable,
और जो वॉइस है उसको भी जो बेबी होता है वो फील करता है स्टार्टिंग पहली बार में, ठीक है। और जो मदर फादर होते हैं या कोई भी पेरेंट्स होते हैं उनको एकदम जैसे चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, या कोई भी हैवी साउंड के पास नहीं रखना चाहिए बेबी को। फिर पेरेंट्स वेट्स टेंसली फॉर द फर्स्ट क्राई, और बेबी के जो फर्स्ट क्राई है उसके लिए जो पेरेंट्स जो है वेट करते हैं। फिर वंस द साउंड हैज़ रिश्योर्ड देम ऑफ द बेबी हेल्थ दे बीइंग कंफर्टेबल बिहेवियर, और अगर साउंड को सुन के बेबी का जो आउटकम है वो ठीक होते हैं तो उससे पता चलता है कि बेबी का जो हेल्थ है वो ठीक है। As parents talk in high-pitched voice, the infant is calm and alert and turn toward them, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला गया है जो मैंने पहले बताया, हाई पिच वॉइस में अगर वो बात करते हैं तो ये जो है बेबी के लिए हार्मफुल होता है। फिर ऑर्डर, ठीक है, जो स्मेल होते हैं मम्मी का, मदर्स comment on the smell of their baby when first born and have noted that each child has a unique odor। जो मदर होती है वो बेबी का जो फर्स्ट स्मेल होती है उसको नोट करती है, और जो बेबी होता है वो भी फील करता है मदर की स्मेल को, ठीक है। इसलिए जब बेबी छोटे भी होते हैं तो भी मम्मी के पास ही जाकर के चुप भी हो जाते हैं। ये भी एक कारण है कि वो मदर के स्मेल को ही सबसे पहले फील करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम, या हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम ही वो ज़्यादा ही क्लोज कॉन्टेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, और जो मदर भी बेबी की स्मेल को फील करती है, और जो हर एक जो न्यू चाइल्ड होते हैं उनका जो स्मेल होता है बॉडी स्मेल वो हर एक चाइल्ड का इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन जो है, टच हो गया, आई टू आई कॉन्टेक्ट हो गए, वॉइस हो गए, ऑर्डर हो गए, ये सारी चीज़ है। फिर देखते हैं इंटरटेनमेंट भी बेबी के सामने, जब बेबी छोटा है तो भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि जो बेबी का जो मोटर रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, सारी जो रिफ्लेक्सेस है वो एक्टिव हो, और जो बेबी एक्टिविटी को देखने के लिए जो हेड टर्न करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। किक देयर लेग, डांसिंग इन टाइम टू देयर पेरेंट्स वॉइस, ठीक, ये सारा चीज़ जो है पेरेंट्स को करना चाहिए। फिर Biorhythmicity, the unborn child can be said to be in time with the mother naturally rhythms such as a heartbeat, ठीक है। और जो बेबी जब डिलीवर नहीं हुआ रहता है तो जो बेबी का जो रिदम होता है वो मदर के हार्ट बीट की तरफ फील होता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ अ क्राइंग इन्फेंट में बी soothed by being held in position in mother arm where her heart beat can be same, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब डिलीवरी नहीं हुआ रहता है बेबी का तो जो रिदम है वो हार्ट बीट की तरफ फील होते हैं, और जो बेबी डिलीवर हो जाती है फिर यहाँ पे देखते हैं कि अर्ली कॉन्टेक्ट, तो मतलब ये बायो रिदमेटिक का है कि जो हार्ट का साउंड होता है उसको नोटिस करती हैं जो पेरेंट्स है, मदर है वो। फिर अर्ली कॉन्टेक्ट द फर्स्ट आवर और डे आफ्टर बर्थ मे बी सेंसिटिव टाइम फॉर पेरेंट्स इन्फेंट इंटरेक्शन। और जो अर्ली कॉन्टेक्ट कब होता है बेबी का? जैसे वो डिलीवर होता है, मदर का तो होता ही है वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट कब होता है? फर्स्ट आवर और फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ may be sensitive time for parents infant interaction। early close contact may facilitate the attachment process between parents and child। और जो early contact होता है वो क्या करता है? अटैचमेंट करता है, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में। फिर एक्सटेंड कॉन्टैक्ट, वन मेथड ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर इज द प्रोविजन ऑफ रूमिंग इन फैसिलिटी फॉर द मदर एंड हर बेबी। और यह कोई हॉस्पिटल में क्या होते हैं, रूमिंग इन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है मदर एंड बेबी के लिए। कौन सा? रूमिंग इन, ठीक है, उसको रूमिंग इन बोलते हैं। जो बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है, उसको बोलते हैं रूमिंग इन, जहाँ मदर और बेबी होते हैं सिर्फ। फिर देखते हैं आगे, तो फिर नेक्स्ट है कौन कौन से जो प्रोसेस है वो फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पेरेंटल रिस्पॉन्स को, ठीक है। जो पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेस हैं उनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैटरनल एज ओवर 35, ठीक है, जो मदर का एज है ओवर 35 से ज़्यादा, द मदर एंड फीटस आर जनरली thought to be high risk when is in an adolescent mother or over 35 ईयर। यहाँ पे जो 35 ओवर टू 35 एज की जो मदर होते हैं उनके लिए जो है हाई रिस्क होता है, जो प्रेगनेंसी होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेरेंटल रिस्पॉन्स जो है अफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है इन्फ्लुएंस होने का। फिर देखते हैं फैटिक and need more rest to be major concern, assist mother in regaining strength and muscle tone। और यहाँ पे जो है मदर को जो है ज़्यादा नीड्स केयर की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और क्योंकि ओवर 35 एज में प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है कंडीशन है। फिर सोशल नेटवर्क, द फैमिलीज एंड फ्रेंड ऑफ द पेरेंट्स एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द पेरेंट सोशल नेटवर्क। जो फ्रेंड है, फैमिलीज है, पेरेंट्स हैं, न्यूबॉर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ के इंपॉर्टेंट डायमेंशन बनाते हैं, सोशल नेटवर्क बनाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स और इन लॉ हु assisted who household activity responsibility and who did not intrude into parents privacy or critically judge them were most appreciated। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो सोशल नेटवर्क हैं, जैसे फ्रेंड हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो प्रोसेस है वो पेरेंटल प्रोसेस। फिर कल्चरल में क्या है, नॉलेज ऑफ द कल्चरल बिलीफ कैन हेल्प द नर्स मेक मोर एक्यूरेट असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑब्जर्व पेरेंटिंग बिहेवियर। यहाँ पे कल्चर के अकॉर्डिंग जो नर्स है वो डायग्नोस करती है, असेस करती है पेरेंट्स के बिहेवियर को। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फैमिली हु कैन अफोर्ड द एडेड expenses of a newborn may experience any minimal financial stress। और अगर जो पेरेंट्स हैं उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस अच्छी नहीं रहती, गुड नहीं रहती, तो उनको स्ट्रेस बना रहता है, ठीक है। नर्सिंग मेजर, ये चीज़ जो है नर्स को मेज़र करना पड़ता होता है, असेस करना होता है। नर्सिंग मेजर डिज़ाइन टू हेल्प पर्सन एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व रेफरल टू सोशल एंड इकोनॉमिक कम्युनिकेशन एजेंसी एज वेल एज हेल्थ एजेंसी। और यहाँ पे नर्स जो है हेल्प करती है उनकी जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का हेल्प करती है। फिर पर्सनल एस्पिरेशन, पेरेंटहुड इंटरफेयर्स विद आर क्यूरेटिव, सॉरी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होता है कि पेरेंटहुड इंटरफेयर विद द प्लान्स ऑफ फॉर पर्सनल freedom or advancement within career। Nursing intervention include providing opportunity for parents to and their feeling to an objective listener discussion measure to permit personal growth of the parents, part-time employment, volunteer work, use of agency। की जो और जो पेरेंट्स होते हैं वो प्लान करते हैं, ठीक है, कि फ्रीडम के लिए, एडवांस मतलब उनके कैरियर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सारी चीज़ के लिए क्या करते हैं, पर्सनल एस्पिरेशन यानी कि वहाँ पे प्लान्स करते हैं अपने लिए। तो ये रहा पूरा पॉइंट्स किसके अंदर आया, जो हम लोग का फैमिली डायनेमिक टॉपिक है उसके अंदर है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आपको सिर्फ समझना है कि बेबी के बर्थ के बाद जब बेबी आती है फैमिली में तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उनके लिए करना पड़ते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ को समझ के उसके केयर के लिए, तो यही सब जो है फैमिली डायनेमिक के अंदर आता है। बेबी के फैमिली में आ जाने के बाद फैमिली में क्या क्या चेंजेस होती है, कैसे सपोर्ट करेंगे बेबी को, क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, मदर को क्या केयर प्रोवाइड करना है, बेबी के साथ इमोशनली रिलेशनशिप कैसे बनाए, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे बनाए, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ जो है फैमिली डायनेमिक्स में आ जाता है। जो सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं ये सारा चीज़ जो है फैमिली डायनेमिक में आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने जो समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को। कमेंट करें, ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। और अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड बाकी और क्लास चाहिए तो ये तो थोड़ा टॉपिक
अलग ही है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता इसमें। और बाकी जो और अदर नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देखिएगा वीडियो पे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।